हुड्डा वर्सेस शैलजा हरियाणा में होने लगा। कुमारी शैलजा क्या कांग्रेस में हैं खपा खपा? महाराष्ट्र में टिकट बंटवारा, धर्म संकट बढ़ा। महायुति वर्सेस अघाड़ी की कहां पहुंची गाड़ी? और सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। बीच चुनाव प्रचार में हरियाणा कांग्रेस में खटपट मच गई। क्या शैलजा नाराज हैं? आखिर शैलजा बीते 8 दिनों से नजर क्यों नहीं आ रही? बात महाराष्ट्र की भी हम करने वाले हैं, जहां एमवीए में सीटों का पेच अभी तक सुलझा नहीं है। बैठकों पर बैठकें चल रही हैं, मंथन हो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। महायुति में भी नई रणनीति बनाई जा रही है और यह कवायद क्या रंग दिखाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इन दोनों ही खबरों के हर पहलू को आप तक रखेंगे, आपको समझाएंगे विस्तार से। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। न्यूज रूम से आपको नजर आ रहे हैं आशीष कुमार सिंह और अंकित गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा, आगे उनसे बात करेंगे। और वैभव परब भी हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। आता हूं मैं आप सभी के पास, अलग अलग खबरों पर आपसे हम बात करेंगे, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो दर्शकों को पहले मैं बताऊं। हरियाणा कांग्रेस में नाराजगी का दौर जारी है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह कि कुमारी शैलजा नाराज हैं। टिकट बंटवारे में हुड्डा कैंप को तरजीह दी गई और इसी से उनकी नाराजगी सामने आई है। हुड्डा कैंप के ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट देने से नाराज बताई जा रही हैं। करीब 1 हफ्ते से प्रचार में नहीं दिखी हैं कुमारी शैलजा। अपने समर्थकों से रोज मिल रही हैं हालांकि। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं आशीष के पास। आशीष, क्या चल रहा है कुमारी शैलजा के मन में? क्या सोर्स आपके बता रहे हैं? देखिए, कुमारी शैलजा के करीबी सूत्रों से मेरी बात हुई है अखिलेश, और 1 हफ्ते से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करीबन 1 हफ्ता हो गया जब से कि वो लगातार चुनाव प्रचार से बाहर हैं, जबकि पिछला 2 महीना और 3 महीना आप देखें तो लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी। पैरेलल चुनाव प्रचार कुमारी शैलजा का चल रहा था अखिलेश, और दीपेंद्र हुड्डा का चल रहा था। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा था कि वो इच्छा रखती हैं कि इस बार हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने का मौका उनको मिले। उनके करीबी सूत्रों का ये कहना है कि रिपीटेड अश्योरेंस दिए गए थे पार्टी लीडरशिप की तरफ से कि इस बात का ख्याल इस बार रखा जाएगा कि किसी एक कैंप का प्रभुत्व न हो, लिहाजा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा। मुझे उनके करीबी सोर्सेज बताते हैं कि इस बात से वो बड़ी नाराज़ हैं कि इस अश्योरेंस पर कायम नहीं रही पार्टी लीडरशिप, और कहीं ना कहीं ज़्यादा जो तवज्जो दिया गया है वो हुड्डा कैंप को दिया गया है। हुड्डा कैंप के उनके समर्थक, उनके लोगों को ज़्यादा टिकट दी गई है, और इस नज़रअंदाजी जो की गई है उनकी, इससे वो नाराज़ हैं। इसी वजह से आप देखिए कि पिछले 1 हफ्ते से उनका कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, किसी कैंपेन में वो नहीं गई हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक वो घर पर ही हैं और उनसे मिलने उनके करीबी, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बिल्कुल, सीएम पद को लेकर उनकी महत्वाकांक्षा सामने आ ही गई थी। पहले उस तरीके के बयान भी सामने आ रहे थे। कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरें आ रही हैं, और इस खबर के बीच बीजेपी का हमला सामने आ गया कि किसी पिछड़े को आगे नहीं बढ़ाती कांग्रेस। हरियाणा कांग्रेस में पटखनी देने का खेल जारी है, यह बीजेपी ने कहा है। हरियाणा में कांग्रेस की हार, बीजेपी की जीत तय है। तो किसी पिछड़े को आगे नहीं बढ़ाती है कांग्रेस, यह कहना बीजेपी का। हरियाणा में तो कांग्रेस की ये हालत है, वो जान चुकी हैं कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी हारने जा रही है। वहां एक अखाड़ा है जिसमें एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी को ही निपटाने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो हुड्डा जी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे वो कुमारी शैलजा। सीधे अंकित गुप्ता के पास अब चलते हैं। अंकित, देखिए तस्वीर वही सामने आ रही है कि अगर अंदर खाने कांग्रेस में कुछ गड़बड़ी है तो बीजेपी देखिए किस तरीके से फायदे में अब दिख रही है। बीजेपी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। बिल्कुल, देखिए बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है, पहले दिन से ये कह रही है कि कांग्रेस की जो अंतरकलह है वही जो है कांग्रेस की लुटिया डुबोएगी। इस तरीके के भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कई नेताओं के द्वारा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह साफ तौर पर है, जिस बात का जिक्र अभी आशीष भी कर रहे थे, कि हुड्डा कैंप और शैलजा कैंप, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। यहां तक कि जो कांग्रेस के नेता है वो भी ये जरूर कहते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ लीडरशिप में मतभेद होता है, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो सब एक साथ मिलकर के खड़े होते हैं। यानी कि मतभेद की खबरों से वो भी इंकार नहीं करते हैं। और अखिलेश, हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी जब टिकट बंटवारे को लेकर के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा चल रही थी, अभी आशीष ने बताया भी कि
किस तरीके से वहां पर कुमारी शैलजा ये चाहती थी कि उनके उम्मीदवारों को तरजीह दी जाए, और नहीं जो तरजीह तो कम से कम बराबरी का जो है उनको भी हक मिले। लेकिन जब जो टिकट बंटवारा हुआ है तो करीबन 10% ही उम्मीदवार कुमारी शैलजा कैंप के बताए जा रहे हैं, और करीबन 80 से 85% उम्मीदवार कहा जा रहा है कि हुड्डा कैंप के हैं, और यही बात कुमारी शैलजा को नागवार गुजरी है। लेकिन अखिलेश, क्योंकि अभी आपने जो बीजेपी का जिक्र किया, तो मैं आकाश आनंद जो कि जो बसपा के नेता है, उनका भी एक जो है जो पोस्ट आया था वो उसका भी जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा जी बीजेपी की ज्वाइन कर ले, दलित समाज की हितैषी पार्टी बीएसपी ही है, क्योंकि उनका कांग्रेस में अपमान हो रहा है। तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बीएसपी की तरफ से जो कि जो है इनेलो के साथ में गठबंधन में है, वो भी कुमारी शैलजा को लेकर के निश्चित तौर पर कांग्रेस पर हमलावर है, और यही कह रही है कि कांग्रेस दलित विरोधी है, और शैलजा को बसपा में ज्वाइन करने का ऑफर तक दे रही है बसपा। तो इस बार पूरा हरियाणा बदलाव मांग रहा है, और हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी वोट के बिना नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी की इतनी सीटें आ रही हैं, आने के बाद मैंने हिसाब लगाया, इतनी सीटें आ रही हैं कि जो भी सरकार बनेगी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना नहीं बनेगी, और पूरे हरियाणा में तो इस बार दूसरे नंबर पे बटन है, 2 नंबर। के अंदर काम करके दिखाएंगे, आपको सारे वादे पूरे करेंगे। जगाधरी से अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं चुनाव प्रचार करते हुए। उनका रोड शो जो वहां पर देखने को मिला है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत तेज है। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी वहां पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और खुद अरविंद केजरीवाल वहां प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये यमुनानगर की तस्वीर आपके सामने है। वहां के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, और सचिन हमारे साथ मौजूद हैं इसी खबर पर, उनसे ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। सचिन, अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल का जब संबोधन हुआ, उन्होंने एक प्रमुख बात यह कही कि हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी बिना आम आदमी पार्टी के समर्थन के नहीं बनेगी। यानी ऐसा लग रहा है कि खुद को वो वहां पर किंग मेकर मानकर चल रहे हैं। अरे सर हो हल विकल्प है। सचिन, आप ही से मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है पूरी कोशिश कर रही है हरियाणा में कि वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि अगर हंग असेंबली बनती है तो आम आदमी पार्टी जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर जो है हरियाणा में बने। और आज से कैंपेन जो है अरविंद केजरीवाल ने जो शुरू किया है वो भी उसी लाइन पे है, उसी डायरेक्शन पे है कि अगर जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि अगर हरियाणा में सरकार बनेगी तो वो आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना नहीं बनेगी। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासकर कांग्रेस को छोड़ के जो है वो हंग असेंबली की जो है जो आशंका जो है लगाई जा रही है, उसको देखते हुए सारी जो है ये प्रेडिक्शंस जो है की जा रही हैं कि अगर हंग असेंबली होती है तो आम आदमी पार्टी का दावा ये है कि वो जो है किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। हालांकि यही दावा जो है INLD भी करती है, यही दावा जो है JJP भी करती है। तो छोटी पार्टियां जो हैं हरियाणा में दरअसल वो जो हैं अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में जो हैं वो देख रही हैं कि अगर हंग असेंबली बनती है तो हम जो है सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करेंगे। तो आम आदमी पार्टी जो है, क्योंकि पहले केजरीवाल भी यही चाहते हैं कि हरियाणा में सत्ता की चाबी वही लेकर घूमे। खबर महाराष्ट्र से, जहां सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज है। सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई है। ठाकरे गुट की सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति है। कोर कमेटी में बनती बिगड़ती सीटों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस प्रभारी चेनिथला की मौजूदगी में मीटिंग हुई, और मीटिंग में नाना पटोले से लेकर विजय वट्टेदीवार, बाला साहेब थोराट भी मौजूद थे। वैभव परब के पास सीधे मैं आपको मुंबई ले चलता हूं। वैभव, सीट बंटवारे को लेकर इस खेमे में क्या पेच फंसा हुआ है?
देखिए, महाविकास आघाड़ी की जो गठबंधन की बातचीत चल रही है सीट शेयरिंग को, ये गाड़ी आगे जाने का नाम नहीं ले रही है। आज तो गाड़ी यहाँ पे रुकी है कि बाला साहब थोरात बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का ही सीएम बनेगा, तो दूसरी तरफ संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस सीएम की बात ना करे, यानी इनके अनबंध है वो साफ तौर पर दिख रहे हैं। अब बात करते हैं सीट बंटवारे की। अब मुंबई को लेकर कोंकण लेते हैं, मराठवाड़ा लेते हैं, ठाणा लेते हैं। उद्धव ठाकरे है वो जो अपनी रणनीति है दबाव तंत्र की, वो ज़्यादा जोर से डालने लगे हैं। देखिए, मुंबई की बात करें तो 22 सीटों पर उद्धव ठाकरे दबाव तंत्र पेश कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस बात करे कि अगर 2019 में हमने मुंबई में 30 सीटें लड़े थे, तो हम इस बार 10 से 13-14 सीटें कैसे लड़े। तो ये फॉर्मूला तो तय है कि आने वाले दिनों में शरद पवार के गुट से भी ज़्यादा सीटों की मांग हो सकती है। देखो, 288 सीटें हैं, उसमें से 90 सीटों का फॉर्मूला अभी तक चल रहा था, लेकिन अब बात ये आ रही है कि जिसके जितने उम्मीदवार जीते हैं 2019 में, उतने ही उम्मीदवारों को इस बार वापस रिपीट किया जाएगा। लेकिन कई जगह पर अनबन चल रहा है कि कई जगह पर कांग्रेस का उम्मीदवार भी जीता था, लेकिन उद्धव ठाकरे का दूसरे नंबर पर हारा था। तो ऐसी कई सीटों पर है, वो बात अभी तक बन नहीं रही है। इस वक्त मैं सॉफिटल होटल के बाहर हूँ, जहाँ पे एमबीए की बैठक शुरू है, और अभी तक एक मात्रता इनके पूरे वाक्यता में नहीं है, जो आने वाले दिखने में मिलेगी कि नहीं, ये भी अभी तक बता नहीं सकते। लेकिन क्योंकि उसके बाद ये है कि शरद पवार की पार्टी है, वो ये बात कर रही है कि हमको कम सीटें दीजिए, हम जीतने का आप इस पर नजर बना कर रखिएगा वैभव। जैसे कुछ और अपडेट होगा मैं लौटूंगा आपके पास। दरअसल महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहते हुए कई बातें उन्होंने कही हैं। वो खबर भी हम आपको दिखाने वाले हैं। गणपति पूजा से कांग्रेस को नफरत है, ये कहते नजर आए प्रधानमंत्री। 1 साल में हमने कांग्रेस की सोच को खत्म किया, ये तक कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, यह प्रधानमंत्री की तरफ से बात कही गई है। तो आप देखिए कांग्रेस को कैसे घेरा गया। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। अंकित के पास सीधे आपको लिए चलते हैं। अंकित, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से सियासत गर्म है, और अब तो वो गणेश पूजा वाली बात भी सामने आ गई जिसको लेकर विवाद हुआ था। अब प्रधानमंत्री मोदी इसी को लेकर हमला कर रहे हैं कांग्रेस पर। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जो है इससे पहले भी जब भी कभी महाराष्ट्र दौरे पर गए हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर जो सबसे ज्यादा हमलावर रुख अख्तियार किया है वो कांग्रेस पर ही है। और अखिलेश, अभी जो महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, लोकसभा चुनावों के बाद में ये स्थिति जो है, जो महागठबंधन बना हुआ है उसके लिए और ज्यादा पेचीदा हो गई है। क्यों? क्योंकि जो तीनों ही दल लोकसभा चुनावों के नतीजों के आधार पर भी कोई कह रहा है कि देखिए हमने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया, तो कोई ये कह रहा है कि जो पिछले जो चुनाव हुए थे वहां पर हमारा प्रदर्शन बेहतर था, उसके आधार पर सीट मिलनी चाहिए। और ये गठबंधन भी देखिए बीजेपी का गठबंधन हो यानी कि एनडीए का गठबंधन हो, या फिर ये जो है जो विपक्षी पार्टियों का जो महागठबंधन है, इन दोनों में ही यही जो है एक बड़ा पेंच फंसेगा। दोनों ही तरफ से अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 दलों का ये गठबंधन है, यहां पर भी जो 3 है, यानी कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और उसके साथ ही में शरद पवार की पार्टी। इसी तरीके से एनडीए की बात की जाए तो वहां पर भी बीजेपी है, वहां पर शिंदे गुट है और शिवसेना का, और अजीत पवार। तो दोनों ही तरफ से खींचतान चल रही है, लेकिन क्योंकि यहां पर जो पेचीदगी फंस रही है वो सबसे ज्यादा फंसी हुई नजर आ रही है इस महागठबंधन में। और उसकी वजह यही है कि जो तमाम दल हैं वो अपने जो पिछड़ा परफॉर्मेंस है उसके आधार पर जो सीट की बंटवारे की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में अजीत पवार की एक स्ट्रेटजी नजर आ रही है, मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव खेलने की। उसी की तैयारी में वो दिख रहे हैं। ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार पर उतार सकते हैं अजीत पवार, इस तरह की खबर आ रही है। शरद गुट से 10% ज्यादा मुस्लिमों को दे सकते हैं टिकट। और मुंबई में अजीत गुट को 4 सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। और चारों सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार सकते हैं अजीत पवार। वैभव, इसके पीछे की क्या स्ट्रेटजी आपको नजर आती है? मुस्लिम कार्ड जो खेलते हुए दिख रहे हैं अजीत पवार। जी देखिए, पहले से ही अजीत पवार की सेक्युलर लाइन है वो चलती आ रही है, और उनके जो
कैंडिडेट है नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक, उनके लिए 2 सीटों पर एमवीए में एनडीए में अजित पवार आग्रह कर रहे हैं कि इस बार हमको ये 2 सीटें मुंबई की मिलनी ही चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं अमीन पटेल जो मुंबा देवी के विधायक है कांग्रेस की तरफ से। अब वहाँ पे भी अजित पवार मुस्लिम कार्ड खेलना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई मुस्लिम चेहरा उनको नजर नहीं आया, क्योंकि अभी तक अजित पवार की ताकत मुंबई में नवाब मलिक को छोड़ के ज़्यादा तौर पर नहीं है। ये भी बात भाजपा को और एकनाथ शिंदे जी को मालूम है। तो इसके लिए अगर मुस्लिम कार्ड अगर खेलती है अजित पवार की पार्टी, तो क्या दूसरी तरफ से शरद पवार की पार्टी चुप रहेगी? देखिए, अजित पवार की पार्टी अगर मुस्लिम कार्ड खेल रही है तो दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी भी मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए तैयार है। कई ऐसे विधायक जो बनने वाले हैं, बनाए जाने वाले हैं। झारखंड में अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। झारखंड के गिरिडीह में रैली के दौरान शाह ने कहा कि हेमंत सरकार घुसपैठियों को शरण दे रही है। हमारी सरकार आई तो झारखंड से घुसपैठियों और रोहिंग्या को बाहर कर देंगे। तो झारखंड के गिरिडीह में थे अमित शाह और इस दौरान उन्होंने बड़ी बात कही है। झारखंड के गिरिडीह में जो रैली हुई उसी में संबोधन के दौरान अमित शाह का यह बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, तिरुपति के प्रसाद में मिलावट पर यह बड़ी खबर है। प्रसाद विवाद पर वाईएसआरसीपी पहुंची हाईकोर्ट। मौजूदा जज की निगरानी में जांच हो, यह मांग की गई है। सीएम चंद्रबाबू नायडू के दावों की जांच की जाए। जांच के लिए हाईकोर्ट की कमेटी बनाई जाए। जगन मोहन रेड्डी बोले, नाकामियों को छिपा रहे सीएम नायडू, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में है टीडीपी। तो प्रसाद विवाद पर आप देखिए यह मामला अब हाईकोर्ट पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ आशीष भी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, और क्या है आपके पास अपडेट, इससे जुड़ी किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं, क्या खबर और आ रही है? जो मिलावट हुई उससे पहला वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो पूर्ववर्ती सरकार है उसके मुखिया वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सफाई दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने विजयवाड़ा में किया है। इस दौरान वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट भी पहुंची है। उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की है कि हाईकोर्ट एक जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में इस पूरे एलिगेशन के जो अभी के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लगा रहे हैं उसकी वो जांच करवाए। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है, उनको सुझाव दिया है लॉयर्स को, वकीलों को, कि वो पीआईएल के मार्फत से उनके सामने आए और फिर वो जब पीआईएल आएगी तो हाईकोर्ट उसकी उचित सुनवाई करेगा। दूसरे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ तिरुमला से है। हम इस समय तिरुमला में हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो कार्यकारी अधिकारी होता है, जो सारे कार्यकाज को देखता है, सारे डे टू डे रूटीन के जो एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, उसको देखता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवालों के शको शुबहों का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कैसे मार्च में नया टेंडर आया, एक तमिलनाडु की कंपनी को टेंडर मिला, उस कंपनी ने 10 टैंकर सप्लाई किए, 10 में से 6 टैंकर जो हैं बिना किसी जांच के, चूँकि उस समय इलेक्शन का प्रोसेस भी था और सरकार का ट्रांजिशन हो रहा था वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से टीडीपी की सरकार का, 10 में से 6 टैंकर्स का उपयोग हुआ प्रसाद बनाने में। यहाँ पर लड्डू निर्माण में 4 टैंकर्स 2 अलग अलग डेट्स पे आए, 2-2 की खेप में आई। इन 4 टैंकर्स के सैंपल्स जो हैं उसको टेस्ट के लिए आनंद के जो लैब है वहाँ भेजा गया। आनंद गुजरात के लैब में भेजा गया टेस्ट सैंपल को। इस दौरान इन 4 टैंकर्स को रोक कर रखा गया। टेस्ट रिपोर्ट आई। टेस्ट रिपोर्ट चौंकाने वाला था, परेशान करने वाला था। टेस्ट रिपोर्ट ने बताया कि इस घी में, एक टैंकर में 15,000 लीटर घी थी, 4 टोटल टैंकर्स थे। ये जो टैंकर्स हैं ये एडल्ट्रेटेड हैं, मिलावटी घी है इसमें वनस्पति की मिलावट है। वनस्पति के अलावा इसमें एनिमल फैट यानी जंतु का फैट का भी मिलावट हुआ है। ये हैरान करने वाला फैसला था। उसके तुरंत बाद ये जो रिपोर्ट है जुलाई में आई, उसके तुरंत बाद इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। ठीक है, तो क्या करना है उस पर किस तरीके की केंद्र सरकार भी है। प्रसाद विवाद पर केंद्र ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। जेपी नड्डा ने कहा कि मैंने आज चंद्रबाबू नायडू से बात की है। प्रसाद विवाद की जांच करेगा एफएसएसआई, यह भी कहा गया है। प्रसाद पर हुए टेस्ट की जांच होगी, यह जेपी नड्डा कह रहे हैं। तिरुपति के लड्डू प्रसादम में पशु चर्बी का आरोप है, गंभीर आरोप, और करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ का यह गंभीर इल्जाम का आरोप है। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की
उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा। हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं जेपी नड्डा और वो इस मामले में कह रहे हैं, आगे भी जांच की बात कह रहे हैं। नीरज, अब आगे की पूरी क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं बहुत ही गंभीर है ये। देखिए, ये तो जांच रिपोर्ट आएगी। जांच रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं सरकार इस पर कार्रवाई के लिए लिख सकता है, एफआईआर करने के लिए लिख सकता है। जो जिस कंपनी से या जिस फर्म से सप्लाई हुआ है उसके अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज अखिलेश, सबसे बड़ा मामला ये है, ये पॉलिटिकल विषय है, ये सबसे बड़ा मामला लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज इस मुद्दे को अपने मंच से भी उठाया और ये सीधे तौर पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने जो बात कही वो तो एक नियमतः बात की कि भाई हमने राज्य सरकार के मुखिया से बात की, उनसे रिपोर्ट मांगी। जिस रिपोर्ट में जिस लैब की वो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को हमारे पास आने दीजिए, जो सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएंगे और उसके बाद हम एक जांच कमेटी बैठाएंगे और वो जो रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से होगी। लेकिन उससे बड़ी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये देश की आस्था के साथ चोट है, ये देश के तमाम उन हिंदुओं के साथ पाप है जो मंदिर के जो प्रसाद है, प्रसाद के जरिए किया गया। यही नहीं, जगनमोहन रेड्डी सरकार, तत्कालीन जगनमोहन रेड्डी सरकार पर इसका सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनके कार्यकाल के दौरान आंध्र प्रदेश में तमाम मंदिर तोड़े गए, तमाम हिंदू प्रैक्टिसेस रोकी गई। इसके अलावा तिरुमाला मंदिर, जहाँ पे करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, जहां सबसे ज्यादा प्रसादम बढ़ता है, पूरे वर्ल्ड में प्रसादम जाता है, वहां के प्रसादम में इस तरह की मिलावट ये घोर पाप है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि तमाम ऐसे मंदिर हैं जो हिंदू प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन वहां उन मंदिरों में जो प्रशासक हैं, जो कर्मचारी हैं या दुकानदार हैं, वो गैर हिंदू हैं। ऐसे में कैसे मतलब कुल मिलाकर ये मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट की खबर पर सियासत कैसे हो रही है वो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने कहा जांच की रिपोर्ट सामने जरूर रखें। दरअसल बीजेपी लोगों के जज्बात से खिलवाड़ करती है, यह गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। बीजेपी ने कहा धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। तो तिरुपति के प्रसाद में मिलावट की खबर और उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में आर पार। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। सारा खुलासा करते, नाम बताते, जांच का आदेश उसी पहले करते, जांच की रिपोर्ट सामने लाते, जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। पिछली सरकार के समय में टीटीडी बोर्ड में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया है। मामला तो बहुत गंभीर है। अगर ऐसा है, ये कैसे पता चला, क्या पता चला, बाई चांस हुआ, क्या हुआ, ये तो मैं जानकारी नहीं जानता हूँ। सरकार को इस चीज को और गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत देश में और विदेश में रहने वाली जो ताकतें हैं जो भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। भारतीय जनता पार्टी को ना बीफ से दिलचस्पी है ना धर्म से दिलचस्पी है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करती है। प्रसाद का लड्डू, आप देखिए सियासत का लड्डू कैसे बनते जा रहा है। तिरुपति एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। आशीष हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। यह भी कम दिलचस्प नहीं है आशीष कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोगों की भावनाओं के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जाहिर तौर पे अखिलेश, देखिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम विश्व में अगर बात करें तो एक सबसे धनाढ्य हिंदू मंदिर के रूप में माना जाता है। यहाँ पर चढ़ावा जो है वो हज़ारों करोड़ में जाता है, इसकी संपत्ति हज़ारों करोड़ में है। इस मंदिर के पास इतना सोना है कि जब मुसीबत आती है तो कई सरकारें इनकी तरफ देखती हैं कि ये अपने खजाने से सोना हमें दे। पंजाब नेशनल बैंक में एक बहुत बड़ा सोने का ज़खीरा इस मंदिर का जमा है। तो जाहिर तौर पे ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, लाखों करोड़ों के संख्या में श्रद्धालु इससे जुड़े हुए हैं। सिर्फ देश से नहीं,
विदेशों से क्या देश के कोने कोने से हिंदू मतावलंबी जो हैं यहाँ इस मंदिर में आते हैं। ख़ास बात ये है, इस मंदिर की एक और परंपरा मैं बताऊँ, इस मंदिर में अगर आपको दर्शन करना है तो आपको एक सर्टिफिकेट पे साइन करना होता है कि आप भगवान वेंकटेश्वर, भगवान बालाजी पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं। उसकी सिग्नेचर करने के बाद ही कोई अन्य धर्म का मतावलंबी इस मंदिर में पूजा अर्चना या दर्शन कर सकता है। लाखों की तादाद में क्षण भर की झलक के लिए, लॉर्ड वेंकटेश्वरा के झलक के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और ऐसे में जब प्रसाद जो काफ़ी सेक्रेट है, काफ़ी उसके रेसिपी को छुपा कर रखा गया, काफ़ी पुरानी रेसिपी मानी जाती है, कोई नहीं जानता कि कैसे बनाया जाता है, कि कौन कौन से इसमें पदार्थ यूज़ होते हैं, क्वालिटी प्रोक्योरमेंट इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की होती है। ऐसे में अगर ये विवाद और वो लड्डू जो है वो लेने के लिए भी वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है, बहुत भीड़ रहती है जब वहां पर लोग दर्शन करने के बाद आते हैं और लड्डू वहां से खरीदते भी हैं। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट पर संत समाज ने भी कड़ी आपत्ति जताई है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग अब की जा रही है। जिसने ऐसा किया है वो बहुत ही भयंकर अपराधी है, देशद्रोही है। इस पर जितना ही दंड दिया जाए वो कम ही है। आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी भगवान, इस प्रसाद में जब चर्बी मिलाया जा रहा है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए सरकार को बड़ा कानून लाना चाहिए और कड़े कानून के साथ। लेबनान में धमाकों पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक बड़ा दावा, ब्लास्ट में 879 लड़ाके मारे गए। हिजबुल्लाह 131 ईरानी और यमन के 79 नागरिकों की मौत सामने आ रही है, मौत की खबर सामने आ रही है। लेबनान में 291 सीनियर अफसरों की भी मौत। पेजर वॉकी टॉकी ब्लास्ट पर हिजबुल्लाह ने यह बड़ा दावा किया है। लेबनान में धमाकों से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता दें, वहां की मिलिट्री इंटेलिजेंस का यह बड़ा दावा है हिजबुल्लाह का। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आशीष इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आशीष। जी हाँ अखिलेश, देखिए ये औपचारिक तौर पर दावा नहीं किया गया। बड़ी बात यह है कि ये हमें सूत्रों से ये डॉक्यूमेंट मिला है जो कि इंटरनल मिलिट्री इंटेलिजेंस है हिजबुल्लाह का, और इसमें ये बात खुल करके सामने आ गई है कि 879 हिजबुल्लाह मेंबर्स मारे गए हैं। आप देखिए लगातार वो क्लेम कर रहे थे कि 15-20 लोगों की मौत हुई है, हज़ारों में लोग घायल हैं, लेकिन पहली बार एबीपी न्यूज़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि इनके खुद के इंटरनल जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का डॉक्यूमेंट है वो बताता है कि 879 हिजबुल्लाह मेंबर्स मारे गए हैं, 131 इरानियंस मारे गए हैं, 79 येमेन के लोग मारे गए हैं, और कुल मिलाकर 291 करीब सीनियर ऑफिशियल्स इस जो पूरा पेजर्स और हम देख रहे हैं वॉकी टॉकीज को लेकर के जो ब्लास्ट हुए हैं उसमें मारे गए हैं। ये अपने आप में उस खतरे को भी बताता है जो मुंह बाए खड़ा है अखिलेश सामने, जिसमें ये आप देखें इरानियंस की भी बात है, येमेन के भी नागरिक हैं, और हिजबुल्लाह खुद भी तो करीबन 70% इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये इस ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों में स्थिति और ख़तरनाक हो सकती है, और कितने ज़्यादा लोग मारे गए हैं इससे ये ग्रेविटी पता चलती है कि आखिर क्या वजह है कि हिजबुल्लाह हो चाहे बगल में टर्की हो, ये बार बार ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यमन में इजराइल बनाम हिजबुल्लाह एक ग्राउंड वॉर की। आशीष, एक सवाल अब इससे ये खड़ा होता है कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, आपने पूरी जो जानकारी दी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात दर्शकों तक आपने पहुंचाई है, इसका अब असर क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, आप क्या देख रहे हैं? हमास खुल के हिजबुल्लाह का साथ दे रहा है, ईरान हिजबुल्लाह का साथ दे रहा है। आने वाले दिनों में हम ज्यादा नंबर ऑफ अटैक्स हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पे देख सकते हैं। हो सकता है कि ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए जाएं इजराइल के खिलाफ, और जैसा मैंने आपसे कहा कि बार बार इसीलिए अंदेशा जताया जा रहा है कि कोई ग्राउंड वॉर लाइक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, और ये एक बड़ा खतरा वेस्ट एशिया के उस रीजन में है। और मुझे लगता है नए सिरे से एक बार फिर से कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति आ गई है। कैसे इसको कंटेन किया जाएगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन खतरा तो निश्चित तौर पर अखिलेश बढ़ गया है। और एक और अपडेट है दर्शकों को मैं बता दूं कि गाजा छोड़ने के लिए इजराइल को मिली डेडलाइन, 1 साल के भीतर गाजा छोड़े इजराइल, ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कहा गया है। यूएन में वोटिंग के जरिए यह फैसला हुआ है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग के जरिए यह बड़ा फैसला हुआ है। गाजा छोड़ने के लिए इजराइल को मिली है डेडलाइन की 1 साल के अंदर इजराइल छोड़ दे गाजा। तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यह बात कही गई है, यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग के जरिए यह फैसला हुआ है। 1 साल की मोहलत दी गई है, 1 साल का वक्त दिया गया है, लेकिन आशीष आपको लगता है कि इससे वाकई कुछ होगा, ये जो डेडलाइन दी गई है? देखिए यूएन प्रेशर बनाए, यूएन एक प्रस्ताव लाए, यूएन इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन लाए, ईरान यही मांग कर रहा था, और यूएन के अंदर जब इस तरह का बड़ा प्रस्ताव आया है और इजराइल को एक मियाद दे दी गई है कि आप साल भर के अंदर गाजा छोड़ें,
इसका प्रेशर तो ज़रूर इंटरनेशनल कम्युनिटी से इजराइल पर आ सकता है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं वो अपने पोजीशन पर एडमेंट है और इजराइल इतनी आसानी से मानेगा नहीं जब तक कि वो अपना बदला चुका नहीं लेता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष आप।